नमस्कार दोस्तों, पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराऊंगा। आपकी परीक्षा के लिए 100% उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। उसी के साथ कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि पिछले वर्ष सीटेट की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको कराऊंगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर कर लेते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सहायक नदियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों होगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आपकी जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा हो गई और उसी के साथ ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां हैं जो कि किसका निर्माण करती हैं? जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, जो कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन इसका थर्ड होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि डेल्टा वाले क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। कौन सी दो नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां हैं। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हम्पी आपका ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य है वहीं पर ये पड़ता है। उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है हम्पी के बारे में। यह कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है। यहाँ पर आपके तीनों ही विकल्प सही दिए गए हैं। यह जो स्थित है, यह कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के बेसिन में स्थित है, जिसको रायचूर के दोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो ईंटें हैं, उनका जो निर्माण किया गया था दीवारों का, उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और महानवमी उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। महानवमी डिब्बा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानवमी डिब्बा या महानवमी उत्सव, जिसको उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? दुर्गा पूजा। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको नवरात्रि भी बोला जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, वही है यहाँ पर महानवमी उत्सव, जो कि दक्षिण भारत में कहाँ से संबंधित है? हम्पी से संबंधित है। क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए महानवमी डिब्बा कहाँ का त्योहार है, तब आपको बताना पड़ेगा हम्पी का त्योहार है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? देवदार एवं फर शंकुधारी वृक्ष के, पर्णपाती वृक्ष के, सदाबहार वन के। यहाँ पर ठीक है, देवदार हो गए वृक्ष, फर वृक्ष हो गए, ये किसके प्रकार हैं? ये दोस्तों हैं शंकुधारी वृक्ष के प्रकार। किसके? शंकुधारी वृक्ष के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना, तेज पवन। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला यानी कि सी होगा। बादल एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होने के कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। कौन सी परत दोस्तों? समताप मंडल। समताप मंडल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो जो समताप मंडल होती है उसमें किसी भी प्रकार के कोई बादल नहीं पाए जाते हैं, ना ही मौसम की कोई घटना होती है, आंधी तूफान इसमें नहीं होता है, इसीलिए ये बिल्कुल मुक्त होती है। इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी गई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ना ही कोई वायुमंडल की परत का नाम मेंशन किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर कहा गया है कि बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना ही हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। ये कौन सी परत में ये सारी विशेषताएं होती हैं? ये होती हैं समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में होती हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। शाहजहां द्वारा दर्शक हॉल, जिसे दीवान ए आम के नाम से जाना जाता है, के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय उच्च निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है। अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने के लिए। जो दीवाने आम था, क्या था? दीवाने आम था, वो जो था
वो आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड के लिए था। क्या है ऑप्शन यहाँ पर सेकंड? राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। चाहे व्यक्ति उच्च हो चाहे निम्न हो, दोनों के साथ यहाँ पर समान व्यवहार किया जाएगा। वही क्या था? दीवाने आम था, दर्शक हॉल था। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहता है कि ओसाका क्या है? ओसाका एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, एक प्रकार की जनजाति है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। ओसाका दोस्तों ये आपके जापान का एक शहर है। ठीक है, जिसको जापान का मानचेस्टर बोलते हैं। जापान का मानचेस्टर। मानचेस्टर किसको बोला जाता है? ओसाका को बोला जाता है। ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? ये वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो आपके वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मानचेस्टर बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र, जो कि कहाँ है? आपके है ये जापान में। ठीक है, जापान का एक शहर है ओसाका, जिसे जापान का मानचेस्टर बोलते हैं ओसाका को, भारत का बोलते हैं अहमदाबाद को। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है? सामाजिक विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेन ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, पानी की हर एक बूंद को बचाइए। तो यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञापन नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। पानी की हर बूंद को बचाइए, ये भी एक सामाजिक विज्ञापन है। लेन ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, ये भी सही है। जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी मौत के बाद भी, ये भी सही है। ठीक है, अतिथि देवो भव, ये किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं है, नहीं है। तो आपको नहीं वाला ही बताना था, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करने के लिए। अगला है कि ग्लोब के बीचों बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ग्लोब है, ग्लोब के बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। विषुवत को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे आपका ग्लोब है, ये आपकी विषुवत रेखा है बीच में, इसके ऊपर आपकी होती है कर्क रेखा, नीचे इसी में होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित होती है। वहीं जो मकर रेखा होती है ये भी 23.5 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। और यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। राइट आंसर होगा विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उस नदी को क्या कहते हैं? मुहाना, सहायक नदी, जलप्रपात, उपरोक्त सभी। यहाँ पर बोला क्या गया है? जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जलराशि में मिलती है, परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछा गया है, इसको बोलते हैं नदी मुहाना। नदी मुहाना बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवर्स। क्या बोलते हैं? रिवर्स माउथ। रिवर्स माउथ इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। नदी का मुख एक तरीके से कह लो। ठीक है, मुहाना इसको बोलते हैं। जब कोई नदी है वो किसी जलराशि में मिलती है तो उसको बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जलप्रपात की, ये क्या है? ये नदी के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पनामा अटलांटिक रेल मार्ग, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, श्रीनगर कन्याकुमारी रेल मार्ग। यहाँ पर पूछा गया विश्व का जो सबसे बड़ा है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैं अक्सर देखता हूँ कई यूट्यूब के टीचर को, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको 15 क्वेश्चन वीडियो में कराने हैं तो वो कम से कम 1-1.5 घंटा लेते हैं, कहीं कहीं पे 2 घंटे भी ले लेते हैं मात्र इन 15 क्वेश्चन को कराने में। इन 15 क्वेश्चन से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन हर बार करा देता हूं, यानी कि उनसे 3 गुने क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में कराता हूं, ठीक है। बढ़िया तरीके से कराता हूं, जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वही कराता हूं। मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनाजाइट रेत होता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो अभ्यास में दिए रहते हैं, वे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पर होगा थोरियम, ये कौन सा होगा? यहाँ पर होगा थोरियम, ठीक है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। जो आपका थोरियम है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये आपके तमिलनाडु हो गया, केरल, कर्नाटक साइड में पाया जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में ये देखने को मिलता है थोरियम। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानेगी, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मलमल है, फुटकर माल, पीट्स मसाला है, सूती कपड़े हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सूती वस्त्र या सूती कपड़े, जिसको कैलिको के नाम से जाना गया, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप को ले गए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 कहता है कि पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी है? किसके द्वारा? पवन के द्वारा बनाई गई आकृति। छत्रक शैल, बालू का डिब्बा, लोयस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। छत्रक शैल याद कर लीजिएगा, बालू का डिब्बा और लोयस, ये सभी आपके क्या हैं? ये पवन के द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। कैसी हैं? स्थलाकृतियां हैं। लोयस है, ये निक्षेपित आकृतियां है, यानी कि निक्षेपण से निर्मित आकृति है लोयस। लोयस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? चीन में पाई जाती है। परीक्षा में आपके पूछा जाता है, ठीक है। छत्रक शैल जो आपकी पवनें होती है, ये किस जगह पर इन स्थलाकृतियों यानी कि भूआकृति का निर्माण करती है? मैंने आपको लोयस बता ही दिया, चीन, ये जो कि निक्षेपण है पवन का। अब यहाँ पर बताता हूँ रेगिस्तान, बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? रेगिस्तान। रेगिस्तान में ही इन सभी आकृतियों का निर्माण होता है। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि क्योंकि जो पवन होती है, पवन सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ पर होगी? वो रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होगी। और रेगिस्तान में जो बालू होती है वो बालू को उड़ा ले जाती है, वही आपके बालू का डिब्बा कहलाती है। छत्रक शैल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों आपके राइट आंसर होंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य क्या है? चाप, झील, विसर्प, जलप्रपात। ओनली ए, ओनली वी, ओनली ए एंड वी, ऑल। तो यहाँ पर आपका कौन सा जवाब होना चाहिए? सभी यहाँ पर होने चाहिए आपके जवाब। चाप झील भी नदी को द्वारा बनाया गया भूदृश्य है। विसर्प, जलप्रपात और बाढ़ का मैदान, बाढ़कृत मैदान, ये भी नदी के द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा भी यहाँ पर नोट करो आप लोग, डेल्टा, ये भी नदी के द्वारा बनाया गया भूदृश्य होता है। यानी कि मैंने आपको चाप झील, विसर्प जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तब वो सर्प जैसे कि भागता है, उसी आकार में वो बहने लगती हैं इस क्रम में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं विसर्प। जब नदियां पहाड़ से नीचे की ओर गिरती हैं उसको बोलते हैं जलप्रपात। डेल्टा आप लोग जानते ही हो, बाढ़कृत मैदान भी आप लोग जानते हो, और वितारिकाएं भी नदियों के द्वारा बनाई गई भूदृश्य आकृति होती है। सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे बोलते हैं प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या भूभाग। उसको बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलेंगे? निर्वाचन क्षेत्र उसको। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन इसका थर्ड, राष्ट्रकूट काल की कृति है, जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं जो राष्ट्रकूट वंश है, परीक्षा में आपके पूछा जाता है, कई बार भी पूछा गया है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी,
ठीक है। दंती दुर्ग ने एक अनुष्ठान भी कराया था, वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। उस अनुष्ठान का नाम क्या है? हृदय हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान उसका नाम है। क्या नाम है? यहाँ पर एक बार लिखना चाहूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। किसने? दंती दुर्ग ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान था, अगर कोई भी व्यक्ति उसको करवा ले तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, भले ही वो नीच जाति का हो, यानी कि दलित हो, कैसा भी हो, अगर वो हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान करा लेता है वो राजा बन जाता है, क्षत्रिय कहलाता है। वही स्थिति थी दंती दुर्ग की। तो दंती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान कराया? हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान कराया। याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वर्षा वन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? टेपियोका, अनानास, शकरकंद, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। टेपियोका, अनानास, शकरकंद ये सभी वर्षा वन की फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यानी कि सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? चाय को, कपास को, पटसन को, जूट को। यहाँ पर राइट आंसर होगा पटसन। पटसन को क्या बोला जाता है? सुनहरा रेशा बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि मलोका है एक प्रकार का घर, एक प्रकार की जनजाति, एक प्रकार की फसल या वन्य जीव। मलोका का यहाँ पर राइट आंसर होगा एक प्रकार का घर। एक प्रकार का जो घर होता है, ठीक है, उसको मलोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलोका यहाँ पर बोलते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यहाँ पर मध्य रेखा। ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पहला वाला विकल्प, कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपकी ग्लोब है, बीच में है भूमध्य रेखा, ऊपर है आपकी कर्क, नीचे है आपकी मकर। इसका जो बीच वाला ये क्षेत्र है, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक है, ये वाला, तो इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वर्ष में एक बार जो सूरज है वो ठीक इसके सिर पर होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य इसके बीचों बीच में यहीं पर सबसे ज्यादा ऊष्मा अपनी यहाँ पर ही सबसे ज्यादा फैलाता है। ऊपर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर भी बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहां पर आपकी धूप नहीं पहुंच पाती है। तो राइट उत्तर आपका क्या होना चाहिए? राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा होगा? पहला वाला होगा, कर्क व मकर रेखा वाला। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? समुद्री गुफा, समुद्री भिरुग, तटीय मेहराव, स्टैक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा के लिए। यहाँ पर आपके जितने भी विकल्प दिए गए हैं, ये समुद्र के द्वारा बनाई गई सभी आकृतियां हैं। ये समुद्र के द्वारा बनाई गई सभी आकृतियां यहाँ पर आपकी दी गई हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर समुद्र तरंग द्वारा जो बनाई गई दीवार जैसी जो संरचना होती है, दीवार जैसी जो आकृति होती है, उसको बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक उसको बोलते हैं। सबसे पहले निर्माण होता है समुद्री गुफा का, सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है निर्माण स्टैक का। स्टैक के बाद में थर्ड नंबर पर निर्माण होता है तटीय मेहराव का, और फोर्थ पे होता है समुद्र भिरुग का। इनका ये क्रम भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में क्रम से यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर बता दिया। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा। यहाँ से क्वेश्चन मिलान वाला भी पूछा गया है, मिलान वाला भी पूछा गया है। एक तरफ वहां पर लिखा था कि दीवार जैसी संरचना कौन सी आकृति बनाती है, तो उसका मिलान था वहां पर स्टैक के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, अमेजन नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, गंगा यमुना नदी बेसिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन जो है दोस्तों, ये कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। तो यहाँ पर ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, या ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सी नदी होकर बहती है? यहाँ पर नील नदी होकर बहती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है?
गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, अमेजन के मैदान में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट होगा? एक सींग वाला जो गैंडा होता है ये असम में पाया जाता है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, एक अभयारण्य है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डेल्टाई वाले क्षेत्र में, यानी कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में। गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों यहाँ पर आपके होने चाहिए। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पर होने चाहिए। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या, जनसंख्या क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कि कुल लोगों की संख्या, इसका सूत्र यहाँ पर लिखूंगा, कुल जनसंख्या वटे में उस क्षेत्र भूमि का क्षेत्र का अनुपात, भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व का कुल जनसंख्या वटे में, यानी कि कुल जनसंख्या तथा उस भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। परिवहन का सबसे महंगा साधन पूछा है। सबसे महंगा तो होता है वायु मार्ग। सबसे महंगा कौन सा होता है? वायु मार्ग होता है। सबसे सस्ता कौन सा होता है? जल मार्ग सबसे सस्ता होता है। एक बार परीक्षा में पूछा गया सबसे सस्ता कौन सा है? सबसे सस्ता आपका है जल मार्ग। महंगा कौन सा है? वायु मार्ग। राइट आंसर महंगा पूछा है तो वायु मार्ग यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई रिक्टर स्केल है। कथन वी। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। केवल ए, केवल बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, मापने वाली इकाई जो होती है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। और बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। दोनों यहाँ पर राइट दिए गए हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, कहानी सुनाना, किसी विशेष को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। सबसे सर्वोत्तम विधि यहाँ पर होगी ऑप्शन डी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की। कहता है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर से दोस्तों क्या अभिप्राय है? किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, माल को बेचा जाता है, महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन, नगर से लगी हुई भूमि। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। किलेबंद बसाओ जहां पर क्या रहते हैं? सैनिक लोग रहते हैं, उसी को बोला जाता है गैरीसन नगर, जिसको छावनी भी बोला जाता है। छावनी नगर, जैसे मेरठ छावनी, अंबाला छावनी आपकी हो गई। ठीक है, आगरा छावनी, ये सभी आपकी छावनी होती है जहाँ पर सैनिक लोग निवास करते हैं, जहाँ पर उनका बसाव हो। चलिए वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।